हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे जीएसटी क्या होती है और इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कर यानी कि टैक्स होता क्या है। तो देखिए, कर या फिर टैक्स जो है ये एक अनिवार्य शुल्क या फिर वित्तीय प्रभार होता है जो कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जो सरकार क्या करती है वो हमसे टैक्स लेती है, एक अनिवार्य शुल्क लेती है जो कि वो किसी व्यक्ति से भी ले सकती है और किसी संस्था या संगठन से भी ले सकती है। और वो क्यों लेती है, उस कर का वो करती क्या है। तो जो भी कर सरकार हमसे लेती है, जो भी हम लोग वस्तु और सेवा का प्रयोग करते हैं उसके बदले में सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है, कुछ कर लेती है। और उस कर से वो हमारे लिए ही सुविधाएं, हमारे लिए ही जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसे उपलब्ध कराती है, चाहे वो रोड का काम हो गया हो या जैसे अभी डिजिटल इंडिया है या फिर बहुत सारे जो कार्य होते हैं सरकार द्वारा, वो सारी चीज़ें जो है वो कर द्वारा ही संपन्न की जाती है। क्योंकि सरकार को तो कहीं और से पैसा मिलता नहीं है, वो हमसे ही पैसा लेकर हमारे लिए ही सुविधाएं क्या करती है, उपलब्ध कराती है। तो सिंपल सा कर क्या होता है, ये एक अनिवार्य शुल्क होता है जो कि सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संगठन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कर का भी एक निश्चित दायरा है कि कितनी इनकम तक या फिर किस टाइम पर किसी व्यक्ति या किसी संगठन पर कर लगाया जाएगा, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जाता है, वो मतलब कि जो उसके लिए योग्य है, कर देने योग्य है, उस पर ही लगाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं कर जो है वो हमारा मेनली दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें कुछ आते हैं जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो वो टैक्स जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वो वही व्यक्ति जब उसका भुगतान करता है तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। यानी कि जैसे आप आपकी जो है वो इनकम हो रही है, आप कमा रहे हैं, सरकार ने आप पर इनकम टैक्स लगाया, तो उसका जो टैक्स है वो कौन भरेगा, वो आप भरेंगे। आपका हाउस है, आपका घर है, जो वो घर का जो टैक्स है, सरकार आप पे वो टैक्स लगा रही है घर का, तो घर का टैक्स कौन भरेगा, आप भरेंगे। आपका संपत्ति है कोई, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो आप भरेंगे। तो यानी कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिस व्यक्ति पे वो टैक्स लगाया गया है उसी व्यक्ति द्वारा उस टैक्स का भुगतान किया जाता है। तो वो सारे टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जांपल है, मेनली हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों को उतना नहीं समझना है, बट हम थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए इन सब चीज़ों को समझा रहे हैं हल्का सा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है वो विक्रय शुल्क, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट आदि बहुत सारे जो कर हैं वो आते हैं जो कि वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये मेनली जो भी वस्तु होती है या फिर जो सेवाएं होती हैं जो हम लोग बाहर मार्केट में खरीदते हैं, सामान या फिर सर्विसेज लेते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल ही लिए हैं। तो अप्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर को इसलिए हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं क्योंकि ये जिस व्यक्ति या जिस संगठन पर लगाया जाता है वो इसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है। कैसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि ये जो है ये वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी शॉप पे गए, वहाँ से आपने एक सिंपल सा एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। ठीक है, एक क्या लिया, बिस्किट का पैकेट लिया। उस बिस्किट का जो प्राइस है वो मेनली है 4 रुपये। ठीक, अब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने इस शॉपकीपर को कहा कि आप सामान बेच रहे हो तो हमको आपसे टैक्स चाहिए। आप सामान बेच रहे हो, आपकी इनकम हो रही है, तो हमको आपसे टैक्स चाहिए। अब इस शॉपकीपर ने सोचा कि अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी सामान है उसका रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ और जो टैक्स मुझे पे करना है वो मैं क्यों ना कस्टमर से ही वसूल कर लूँ। कस्टमर से वसूल करके फिर मैं अपने पास वो टैक्स अपने पास इकट्ठा करके मैं क्या करूँगा, सरकार को दे दूँगा। तो उसने क्या किया, जो ये 4 रुपये का पैकेट था बिस्किट का, उसने इसकी प्राइस क्या कर दी, 5 रुपये। अब इसमें 4 रुपये प्राइस बिस्किट का प्लस 1 रुपये टैक्स,
तो ये हो गया 5 रुपये की एक बिस्किट। अब ये 5 रुपये कौन दे रहा है? ये 5 रुपये दे रहा है जो कस्टमर है वो दे रहा है। कस्टमर किसको दे रहा है? शॉपकीपर को। शॉपकीपर क्या करेगा? 4 रुपये बिस्किट का हिस्सा रखेगा, 1 रुपये जो है वो किसको दे देगा? सरकार को। तो हुआ ना ये इनडायरेक्ट, क्योंकि सरकार ने तो लगाया था शॉपकीपर पे, शॉपकीपर ने क्या किया? उसने इनडायरेक्टली कस्टमर से लिया और कस्टमर से लेकर के उसको सरकार को दे दिया, और शॉपकीपर की तो बल्ले बल्ले हो गई, उसको तो कुछ दिक्कत हुई नहीं। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली पेमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे कि हमारा ये सारे कर है, तो पहले 1 जुलाई 2017 से पहले ये सारे कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे कर होते थे जो कि वस्तु एवं सेवाओं पर लगते थे। फिर क्या हुआ कि 1 जुलाई 2017 को सरकार ने एक पहल पर अमल किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ पे क्या होगा कि 1 नेशन 1 टैक्स का हम लोग पहल से मतलब स्टार्ट करेंगे। कैसा? कि क्योंकि इतने सारे टैक्स लगते हैं तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, और जो सामान है उसकी प्राइस भी बढ़ते जाती है, और कस्टमर को भी दिक्कत होती है, जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, उनको भी दिक्कत होती है। तो सरकार ने कहा कि हम 1 नेशन 1 टैक्स कर देते हैं। यानी कि 1 जुलाई 2017 को सरकार ने क्या किया? इन सभी टैक्स को हटा करके क्या किया? इन सभी टैक्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो अप्रत्यक्ष कर है, जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को हटा करके 1 जुलाई 2017 को सरकार ले आई क्या? जीएसटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो देखिए जीएसटी सिंपल सा क्या है? ये विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटा करके एकीकृत कर प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी, जिसके तहत जीएसटी का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तु एवं सेवा की क्रय और विक्रय पर लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो जीएसटी अकाउंट, यानी कि जब हम लोग जीएसटी का लेखा करते हैं तो उस टाइम पे जो जीएसटी खाता खोला जाता है ये 2 भागों में विभाजित होता है। ऐसा तो जीएसटी मेनली 3 टाइप की है। एक हो गई सीजीएसटी, जिसे हम लोग केंद्रीय जीएसटी बोलते हैं, जो कि केंद्र सरकार के पास जाती है। फिर राज्य जीएसटी, जो कि राज्य सरकार से रिलेटेड होती है। और एक है संयुक्त जीएसटी खाता, जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों का ही मिक्स होता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय जीएसटी है और राज्य जीएसटी है, ये दोनों खाते कब खोले जाते हैं? ये 2 खाते तब खोले जाते हैं जब क्रय और विक्रय जो है वो एक ही राज्य के भीतर हो। यानी कि अगर यूपी है तो यूपी के अंदर ही किसी भी माल या सेवा का खरीद और बेच हो रहा है, तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो ये दोनों जीएसटी लगेंगी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। पंजाब है, पंजाब के अंदर ही सामान बेचा जा रहा है और सामान खरीदा जा रहा है, तो उस सामान पे जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कोई भी क्रय विक्रय, कोई भी सामान या फिर माल जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे पंजाब से यूपी, हरियाणा से पंजाब, तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत जो है किसी भी सामान की खरीद बेच हो रही है, तो उस पर जो है वो उस पर कौन सी जीएसटी लगेगी? उस पर लगेगी संयुक्त जीएसटी, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी मेनली होती है, जो जीएसटी अकाउंट है वो मेनली 2 भागों में विभाजित होता है। एक जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी, जब हम लोग एक ही राज्य के भीतर खरीद बेच करते हैं, और जब 2 राज्यों के बीच में खरीदना और बेचना का कार्य होता है तो आईजीएसटी। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अब लिखा है भुगतान किया गया जीएसटी जो है उसे हम लोग कहते हैं आगत जीएसटी या फिर इनपुट जीएसटी। ठीक है, भुगतान किया गया जीएसटी, जब हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो उस टाइम जो जीएसटी का नाम होता है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी या फिर आगत जीएसटी। और ये जीएसटी जो होती है वो क्रेता की संपत्ति होती है। जीएसटी का पेमेंट हम लोग कब करते हैं? जब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उस टाइम पे जब हम लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने पार्ले जी बिस्किट खरीदी 5 रुपये वाली, तो उस टाइम 4 रुपये की बिस्किट थी, जिसमें से कि 1 रुपये का हमें जीएसटी पेमेंट करना था। तो हम सामान खरीद रहे हैं और जीएसटी भी पेमेंट कर रहे हैं, तो जो जीएसटी का भुगतान कौन कर रहा है? क्रेता, यानी कि जो कस्टमर है वो कर रहा है। ये कब की बात हो रही है? जब सामान या सेवा खरीदी जा रही है तब की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी
क्रेता जो है वो कोई भी सामान खरीदेगा या फिर सेवा लेगा तो उस टाइम जब वो उस सामान या सेवा का पैसा देगा तो उसी टाइम वो जीएसटी का भी पैसा देगा, जीएसटी का भी भुगतान वो उसी टाइम करेगा। तो उस टाइम के लिए जो जीएसटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। और ये जीएसटी जो है वो क्रेता की संपत्ति मानी जाती है। फिर है वसूल किया गया जीएसटी, यानी कि जब भी जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो अपना सामान बेचेगा तो उस टाइम पे उसको सामान के पैसे के साथ साथ जीएसटी का पैसा भी ग्राहक से मिलेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली उसको जीएसटी का पैसा भी मिलेगा ग्राहक से। तो उस टाइम वो क्या कर रहा है, जीएसटी वसूल कर रहा है, ग्राहक से, कस्टमर से जीएसटी वसूल कर रहा है। तो उस टाइम जो जीएसटी होती है उसे बोलते हैं निर्गत जीएसटी या फिर आउटपुट जीएसटी। यानी कि जब हम लोग सामान सेल करेंगे तो उस टाइम जो जीएसटी लगेगी उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, और ये जीएसटी जो है ये वसूल हो रही है। और जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो उस टाइम जो जीएसटी होगी वो होगी इनपुट जीएसटी, और इसका हम लोग पेमेंट करते हैं, यानी कि इसका भुगतान करते हैं। और इनपुट जीएसटी क्रेता की संपत्ति होती है, जबकि आउटपुट जीएसटी विक्रेता का दायित्व होता है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्रेता की संपत्ति कैसे और ये विक्रेता का दायित्व कैसे। संपत्ति क्या होती है कि वो चीज़ें जिनका हमें भविष्य में लाभ मिले, भविष्य में हमारे उपयोग में आए, वो हमारी क्या होती हैं, संपत्ति होती है। और दायित्व जिनका हमें बाद में पेमेंट करना हो वो हमारे दायित्व होते हैं। तो देखिए क्रेता की संपत्ति ये हुई ऐसे कि मान लीजिए ए है, ये कोई कस्टमर है, ये गया बी के पास, बी से इसने कुछ जो है वो लकड़ियाँ खरीदी, ठीक है, लकड़ियाँ खरीदी, लकड़ियाँ मान लीजिए 1 लाख की लकड़ी खरीदी, ठीक, जिसपे कि 10,000 का जो है वो जीएसटी था। यानी कि उसने 1,10,000 दे करके कुछ लकड़ियाँ जो हैं ए ने बी से खरीदी हैं, ओके। अब उसके बाद ए ने क्या किया, ए ने इन लकड़ियों से फर्नीचर बनाया। पहले ए ने बी से ख़रीदा, ठीक, फिर ए ने उन लकड़ियों का क्या बनाया, फर्नीचर बनाया। अब फर्नीचर जब वो बना रहा है, ठीक है, फर्नीचर जब वो बना रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस फर्नीचर को जब वो बेचा तो एक फर्नीचर मान लीजिए वो 1 लाख लकड़ी का जो फर्नीचर है, 1 लाख रुपए की लकड़ी का जो पूरा फर्नीचर है वो तैयार हुआ 10 लाख रुपए का। मतलब इसने इस पूरी लकड़ी से इतने रुपए का जो है वो फर्नीचर तैयार किया। अब सरकार बोल रही है कि आपने इतने का फर्नीचर तैयार किया, और जब हम लोग इसको सेल करेंगे तो सरकार बोल रही है, सेल करते टाइम जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो सरकार बोल रही है कि अब हमें आपका जो आपने ये फर्नीचर बनाया इस पर हमको जो है वो 20,000 का टैक्स दीजिए, 20,000 की जीएसटी दीजिए, क्योंकि आपने ये फर्नीचर बनाया है, इसको आप सेल कर रहे हैं तो इसका हमें जीएसटी चाहिए। तो जो क्रेता है, जो ए है, वो कहेगा कि पहले तो आप ये बताइए कि हमने जब लकड़ी खरीदी उसी टाइम हमने 10,000 जीएसटी दी, अब जब हम फर्नीचर बना के बेच रहे हैं तो पहले तो उसने क्रेता के रूप में जीएसटी दी सेलर को, अब आप हमसे विक्रेता, अब ए क्या हो गया, अब फर्नीचर का विक्रेता हो गया। अब आप विक्रेता के रूप में हमसे 20,000 की जीएसटी मांग रहे हैं, तो पहले ही हमने 10,000 दिया है, फिर अब हम फिर से 20,000 दे, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो फिर सरकार ने, तो ए ने, मतलब कि ए ने कहा, जो परचेज़ भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, उसने कहा कि ठीक है, आपको 20,000 की जीएसटी चाहिए, तो 10,000 तो हम पहले ही पेमेंट कर चुके हैं ना जीएसटी का, तो हम 20,000 क्यों दें, अब हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 और देंगे। तो क्या हुआ, 20,000 रुपये उसको जीएसटी देनी थी, आउटपुट जीएसटी। जब वो सामान सेल करता तो उसको 20,000 की जीएसटी मिलती, जो कि वो सरकार मांग रही है, और इनपुट जो कि उसने 10,000 पेमेंट कर चुका है तो वो कह रहा है कि हम 20 में से 10 तो हम पहले ही दे चुके हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली हमने सेलर को दिया, सेलर ने आपको दिया, तो हमसे उससे क्या मतलब, आपको तो मिल गया, तो अब हम 20,000 और क्यों दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ 20 में से 10,000 हम दे चुके हैं, बादशाह 10,000, तो अब हम 10,000 आपको देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो 10,000 इसने यहाँ पे जीएसटी दिया है वो बाद में तो उसके संपत्ति की तरह ही काम कर रहा है ना, कि बाद में उसका फ़ायदा हो गया, उसने उस टाइम 10,000 दे दिया, लेकिन बाद में जब सरकार को जीएसटी देने की बात आई एज अ सेलर, तो उसको फ़ायदा हो गया 10,000 रुपये का, 10,000 से कम देने पड़े, तो इसलिए इसे क्रेता की संपत्ति कहते हैं। अब क्योंकि ये विक्रेता के तौर पे जो आउटपुट जीएसटी उसे 20,000 मिला था उसको सरकार को देना है। विक्रेता क्या करता है, कस्टमर को सामान बेचता है और उससे जीएसटी वसूल करता है, और वसूल की हुई जीएसटी को वो क्या करता है, सरकार को दे देता है। तो ये क्या हो गया, विक्रेता का दायित्व होगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट थी जीएसटी को लेकर के, जो कि हमें आगे जर्नल एंट्री में भी मदद करेंगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी।
अब हम लोग बढ़ते हैं मेनली अपना जो हमारा काम था जर्नल एंट्रीज देखना कि जीएसटी के लिए जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कैसे की जाती हैं। तो आइए उसको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले उन जीएसटी यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्रीज़ को देखेंगे जो कि एक ही राज्य के अंदर जब हम लोग सामान का खरीद बेच करते हैं तब लगती है, ठीक है। और जो आईजीएसटी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की कंडीशन में क्या हो रहा है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस टाइम क्या हो रहा है कि सामान किसी एक राज्य के अंदर ही खरीदा और बेचा जा रहा है। तो जब कोई ख़रीदार वस्तु या फिर सेवा को खरीद रहा है, जब वो खरीद रहा है तो उसी टाइम चाहे वस्तु खरीद रहा है या कोई संपत्ति खरीद रहा है या फिर कोई सेवा ले रहा है तो उस टाइम वो चीज़ क्या होगी, डेबिट होती है। परचेस या एसेट्स अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो वो डेबिट होती है। तो परचेस अकाउंट या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। अब क्योंकि उसी टाइम पे वो अपनी जीएसटी का भी भुगतान करेगा। जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, हमने अभी आपको बताया था कि जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो सामान के पैसे के साथ साथ हम लोग जीएसटी का भी पेमेंट इनडायरेक्टली करते हैं। हमें भले ही ना पता हो लेकिन हम लोग करते हैं। अब तो पता भी चलता है क्योंकि अब तो रसीद में लिख करके आती है कि आपने इतने का सामान खरीदा, इतना इतना जीएसटी हुआ तो टोटल पेमेंट आपका इतना हुआ। तो उसी तरीके से जैसे हमने 10,000 का सामान खरीदा उस पर 500 की हमें इनपुट एक सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को देना है। तो हमारा सामान अब टोटल कितने का हो गया, 11,000 रुपये का हो गया। तो अब क्योंकि ये जीएसटी एक तरीके से एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट भी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले सामान जो भी हम लोग खरीद रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, फिर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे और टू कैश में दे रहे हैं तो कैश, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक, और उधार खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर का नाम, ठीक। ये हो गया खरीदते टाइम। फिर है वस्तु की पैकिंग, ढुलाई आदि का भुगतान, यानी कि कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो उसकी पैकिंग हो रही है, उसकी ढुलाई हो रही है, तो ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उस वस्तु का जो है वो मूल्य बढ़ाती हैं। तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है, इस वजह से इस पर भी जो है वो जीएसटी लगेगा। तो सेम कंडीशन वही रहेगी यहाँ पे, बस हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। जो भी खर्च हुई है, पैकिंग है, ढुलाई है या फिर और भी कोई व्यय दिया हुआ है अगर, तो उस पर भी हम लोग जीएसटी लगाएंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और फिर वही इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों को डेबिट करेंगे और कैश या फिर बैंक अकाउंट जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से उसको क्रिएट करके दिखा देंगे, ठीक। इसके बाद अब जब उसी वस्तु या सेवा का हम लोग विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने सामान खरीदा, अब जब हम लोग उसका सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, सेल करने की सिंपल सी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट करेंगे या फिर बैंक डेबिट करेंगे, या फिर अगर उधार सेल कर रहे हैं तो जिसको भी हम लोग उधार बेच रहे हैं वो डेटर का नाम डेबिट करेंगे, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट होता है। अब क्योंकि जब हम लोग सामान बेचते हैं तो जब हमें सामान का पैसा मिलता है तो उसी पैसे के साथ हमें जीएसटी का पैसा भी मिल जाता है उसमें ऐड हो करके, ठीक है। तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस वजह से सेल्स के साथ ही यहाँ पे अब क्योंकि ये हमें वसूल हो रही तो वसूल हुई जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे कैश या बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी करके दिखाएंगे। फिर कमीशन आदि की प्राप्ति, जैसे हमने सेल किया सामान उस पर हमें कुछ कमीशन मिल रहा है या फिर किसी भी तरीके का कोई बिजनेस से रिलेटेड हमें कमीशन मिल रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, उस पर भी जीएसटी लगती है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो ये फ़ायदा हो गया, इसको क्रेडिट करेंगे। और साथ में जीएसटी दोनों जो है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो दोनों भी हमें रिसीव होंगी तो उन्हें भी हम लोग क्रेडिट करके दिखा देंगे। फिर है आगत एवं निर्गत सीजीएसटी का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान, यानी कि जैसे अभी हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था पीछे कि जो सेलर था उसको 20,000 जो जीएसटी है वो देनी थी सरकार को। तो उसने क्या किया, उसने सरकार से कहा कि 10,000 की जो जीएसटी है इनपुट जीएसटी मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो मैं इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 और जीएसटी के रूप में दूंगा, ना कि पूरा का पूरा 20,000। तो उसने क्या किया कि उसका जो आउटपुट जीएसटी था यानी कि जो उसको सरकार को पेमेंट करना था उसमें उसने अपनी इनपुट जीएसटी को समायोजित कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और बचा जो शेष राशि बची उसका उसने सरकार को पेमेंट कर दिया। तो वही कंडीशन यहाँ पर कि जैसे जब कोई भी व्यापारी है वो क्या कर रहा है, जब कहीं से वो सामान खरीदा उसने तो उसने इनपुट जीएसटी का भुगतान किया, और जब उस सामान को उसने और मैन्युफैक्चर करके फिर दोबारा बेचा तो उसने उस पर आउटपुट जीएसटी को कलेक्ट किया। इन दोनों को करने के बाद जब बात आती है सरकार को जीएसटी पेमेंट करने की, तो उस टाइम कोई भी व्यापारी क्या करता है, सबसे पहले अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करेगा, बाकी जो शेष राशि बचती है उसका वो भुगतान सरकार को कर देता है। तो
इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या होती है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। यहाँ पे CGST की सिर्फ बात हो रही है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट करेंगे, जो शेष राशि बचेगी उसको हम लोग सरकार को देंगे, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे, या फिर वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो एंट्री होगी वो होगी CGST के समायोजन करने की और शेष राशि का सरकार को भुगतान करने की। फिर लास्ट है आगत एवं निर्गत SGST का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान। सेम वही कंडीशन कि आउटपुट SGST में से इनपुट SGST को जो है माइनस किया जाएगा, जो राशि शेष बचेगी उस राशि का भुगतान जो है वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो हमारी जर्नल एंट्रीज थी। आई होप कि ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी कि जो SGST और CGST की लेन देन होते हैं उनमें जो जर्नल एंट्रीज होती है वो कैसे की जाती है। इनका और अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है कि हमें निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे कुछ सामान खरीदा बेचा गया है और GST का भुगतान किया गया है, और यहाँ पर बोला है नोट में कि SGST जो है वो 6% की दर से लगेगी और CGST भी जो है वो 6% की दर से लगेगी। हालांकि जो क्वेश्चन इस आपके पेपर में आएगा वो डिटेल में वहाँ पे सब कुछ लिखाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि SGST और CGST से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर जो GST की रेट है वो क्या है, वो 6% है। ठीक है, तो सबसे पहला सौदा हुआ है कि मोहन से 30,000 का माल खरीदा, और दूसरी चीज़ कि जब भी GST का रेट दिया है तभी हम GST संबंधित एंट्री करेंगे, और रेट नहीं दिया तो नॉर्मल जो हम लोग खरीदने बेचने की एंट्री करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ तो हम लोग GST से रिलेटेड एंट्री करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हुआ है कि मोहन से 30,000 का माल खरीदा। माल खरीदने की हम लोग एंट्री क्या किए थे अभी पीछे, तो क्या होती है एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि GST भी लग रहा है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा, फिर इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट होगा, और टू मोहन से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे मोहन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन हो जाएगा। अमाउंट क्या, 30,000 का माल खरीदा है तो परचेस के सामने तो 30,000 दिख देंगे। अब उसके बाद बोला है कि जो GST है, CGST और SGST वो 6% है, तो 30,000 का 6% जो है कितना हो जाएगा, 1,800, यानी कि 30,000 का 6% जो है 1,800 CGST भी लगेगा, फिर 6% और निकालेंगे तो 1,800 जो है वो SGST भी लगेगा, यानी कि दोनों GST हमारा मेन जो हम लोग जितने का सामान खरीद रहे हैं उस पर ही लगेगा। तो 1,800 दोनों GST हो गया, तो टोटल वो मोहन को कितना पेमेंट करेगा, वो 30,000 ये और 1,800 3,600 का GST दोनों मिला के टोटल वो मोहन को जब देगा पैसा तो वो देगा 33,600 रुपये। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा बोला है कि श्याम को 35,000 का माल बेचा गया है। यहाँ पे श्याम को माल बेचा जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम को डेबिट कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब क्योंकि सेल्स के साथ क्या होती है, आउटपुट GST, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट हो जाएगा। अब 35,000 का माल बेचा, इस पर भी GST जो है वो 6% लगेगा, तो 35,000 का 6% निकालेंगे। ठीक है, 35,000 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2,100 रुपये। तो 2,100 की CGST और 2,100 की SGST, टोटल उसने सामान जो बेचा वो श्याम को वो कितना का बेचा, 39,200 रुपये का उसने सामान बेचा है। फिर तीसरा है मोहन को 5,000 रुपये का माल वापस किया, यानी कि अभी क्या किया था उसने, मोहन से 30,000 का माल खरीदा था, अब मोहन को वो 5,000 का माल वापस कर रहा है, तो वापस करने की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल सा मोहन डेबिट करेंगे टू परचेस रिटर्न, ये एंट्री तो होती है माल वापस करने की, मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न हो जाएगा। अब क्योंकि हमने GST के साथ माल खरीदा था तो GST के साथ ही हम लोग माल को वापस भी करेंगे, तो इसलिए मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न। और क्योंकि हम लोग जब माल वापस कर रहे हैं तो हमें माल का पैसा मिलेगा, और जब माल का पैसा हमें मिलेगा तो साथ में जो हमने GST दी थी उतने माल की GST भी हमें वापस मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे परचेस रिटर्न के साथ आउटपुट CGST आउटपुट SGST लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब उसने कितने का, 5,000 का माल वापस किया, तो परचेस रिटर्न के सामने 5,000 दिखा देंगे। अब इस 5,000 पे भी 6% का ही GST कैलकुलेट होगा,
ठीक है। इस 5,000 पे भी 6% की दर से ही उसको जो GST है वो वापस मिलेगा। तो कितना हो गया 300। तो 300 रुपये उसको CGST का और 300 रुपये जो है वो SGST का वापस मिलेगा। तो टोटल मोहन जो है जब वो सामान वापस लेगा तो पैसा कितना वापस करेगा, 5,600 रुपये वो वापस करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग GST का पेमेंट कर रहे हैं माल खरीदते टाइम, तो अगर हम लोग माल वापस कर रहे हैं तो हमें वो GST का पैसा, उतने माल के GST का पैसा वापस मिलेगा। और सेम इसी तरीके से अगर आप माल जब बेच रहे हैं तो उस टाइम आपको जितनी GST मिली है और अगर आपका बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो आपको जितना भी माल बिका हुआ वापस आ रहा है उतने माल पे आपको GST भी वापस से देनी पड़ेगी। ठीक है। तो उस कंडीशन में आउटपुट की जगह पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनपुट CGST लगेगा, फिर इनपुट SGST लगेगा टू जो जिससे भी हम लोग माल वापस आ रहा है उसका नाम। ठीक। फिर क्या है, चौथा है 500 रुपये कानूनी शुल्क का नकद भुगतान हुआ। यानी कि कोई भी लीगल एक्सपेंसेस कुछ थी, लॉ एक्सपेंसेस थी, उनका हमें 500 रुपये उसका पेमेंट करना था। तो इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या देगी, लॉ चार्जेस या फिर लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे। अब क्योंकि CGST SGST को मेंशन किया गया है तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होंगे उन पर भी GST को लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खर्च कर रहे हैं और खर्च करते टाइम जो होता है GST वो इनपुट GST लगता है। तो लॉ चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये लॉ चार्जेस का था, 500 का 6% 30 रुपये CGST और 6% 30 रुपये जो हो गया वो हो गया SGST। दोनों मिला के जो लॉ चार्जेस का एक्सपेंसेस कितने का बना, 560 रुपये का। अब उसके बाद है बोला है लास्ट में कि GST की शेष राशि का भुगतान हो गया। ठीक है, GST की शेष राशि का भुगतान हो गया, यानी कि जो अभी हमने लास्ट में जो 2 जनरल एंट्री देखी थी कि GST का समायोजन करके शेष राशि का भुगतान हम लोग सरकार को करे थे, तो वही एंट्री यहाँ पे होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले CGST करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ये हो जाएगी CGST के लिए और सेम एंट्री हो जाएगी SGST के लिए। ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया कि एंट्री तो सेम रहेगी। अब बात आती है कि अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग CGST की बात करते थे। टोटल पहले हम लोग एक और पूरा आउटपुट CGST देख लेते कितना हमने कलेक्ट किया है और दूसरे साइड इनपुट CGST देख लेते कि हमने कितना पेमेंट किया। तो सबसे पहले चलिए पहले हम लोग इनपुट को ही देख लेते। तो इनपुट CGST में सबसे पहले हमने 1800 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, हाँ यहाँ पे 1800 हो गया, ये इनपुट का, इधर आउटपुट लिख देते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे आउटपुट CGST जो है, आउटपुट CGST हमें मिला है 2100 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे 2100 ये लिख लिया। फिर है आउटपुट CGST हमें फिर मिला है 300 रुपये, यहाँ पे 300 आउटपुट CGST का। और फिर हमने इनपुट CGST का पेमेंट किया है 30 रुपये, तो यहाँ पे 30 रुपये इनपुट CGST का। बस ये 2 चीज़ें हो गई। तो टोटल हमें आउटपुट CGST जो हमारा है वो है 2400, जबकि इनपुट है 1830 रुपये। ठीक है, तो 2400 हमने आउटपुट CGST के सामने दिखा दिया और इनपुट CGST के सामने 1830 रुपये दिखा दिया। अब इस 2400 में से ये 1830 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा कितना, 570 रुपये। तो ये 570 का पेमेंट किसको होगा, सरकार लेगी। तो ये टू बैंक अकाउंट के सामने 570 रुपये। और सेम क्योंकि इनपुट CGST के साथ ही इनपुट SGST का पेमेंट हुआ है और आउटपुट CGST के साथ ही आउटपुट SGST को हमने कलेक्ट किया था, तो इसलिए दोनों का प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, कभी भी इन दोनों के प्राइस में डिफ़र नहीं रहता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये था छोटा सा एक न्यूमेरिकल। आई होप कि इससे आपका जो GST के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होगी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि GST आखिर में होती क्या है और इसकी जनरल एंट्रीज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग वहाँ पर समझेंगे कि IGST क्या होती है, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।